नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पूर्वोत्तर के राज्य कैसे भारत के ग्रोथ का इंजन तेजी से बन रहे हैं और वहां पर क्या है निवेश की नई संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में क्या कही बड़ी बातें, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। बताएंगे आपको कि मित्र देशों के दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में मिल रहा है तमाम देशों का खुलकर समर्थन। होगी बात बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रहे वार पलटवार की भी। दिखाएंगे बांग्लादेश की खबर, जहां पर यूनुस सरकार के तख्ता पलट होने के तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को बताया एनर्जी का पावर हाउस। कहा आज ये विकास के अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा। आतंकियों और माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से हो रहा तेजी से विकास। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में पाकिस्तान पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता दुनिया में हुआ एक्सपोज। ऑपरेशन सिंदूर को बताया पीएम की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेनाओं की अद्भुत मारक क्षमता और खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी का संगम। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मिशन पोल खोल जारी। संजय झा की अगुवाई वाले दल ने जापान, श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाले दल यूएई, तो कनिमोझी की अगुवाई वाली टीम ने रूस में तमाम मंत्रियों सांसदों से मिलकर पाकिस्तान को किया बेनकाब। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी के विदेश मंत्री ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा आतंकवाद पर भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। कहा सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी का चरित्र बन गया है अमर्यादित। निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार ने 1991 में किया था पाकिस्तान को जानकारी देने का समझौता। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भविष्य पर जारी है अटकलों का दौर। मीडिया की खबरों के मुताबिक यूनुस ने दी इस्तीफे की धमकी। बीएनपी ने यूनुस से कहा सलाहकार परिषद के 3 सदस्यों को इस्तीफे के लिए कहें। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते एक दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे शांति स्थापित हुई और अब वहां विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, इसकी बानगी आज दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिली। मौका था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बताया। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ दिल्ली का दिल का रिश्ता जोड़ने के प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया तो कहा कि नॉर्थ ईस्ट विकास की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने 10 वर्षों में वहां किए गए विकास कार्यों को गिनाया तो दुनिया भर के निवेशकों से नॉर्थ ईस्ट में निवेश करने का आह्वान भी किया। एक समय फ्रंटियर रीजन के नाम से जाने जाने वाला देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज विकास का फ्रंट रनर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई बुनियादी ढांचे के विकास से तरक्की के कई आयाम जुड़े हैं, जिसका समर्थन देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के दौरान भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा बल्कि दिल से रिश्ता बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे
तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, बल्कि ये एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे जरूरी बताया। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को पर्यटन का कंप्लीट पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है और इसका सकारात्मक असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्वोत्तर में अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करते हुए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, तो वहीं अदानी समूह ने पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। The Northeast is not just rising, but to my mind it is roaring. I make 6 commitments to the chief ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In Assam, we pledge an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना और प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की सरहदों की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 22वें अलंकरण समारोह में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो बीएसएफ के शौर्य की जमकर सराहना की। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की जमकर तारीफ की तो ये भी कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और जिन लोगों ने भारत पर हमला किया उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान का ही द्वारा प्रायोजित किया जाता है और भारत अब आतंकी और उसके संरक्षण देने वालों को अलग अलग तरीके से नहीं बल्कि एक ही नजर से देखता है और कार्रवाई करता है। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मानित हो रहे ये वो जवान हैं जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। असाधारण शौर्य और वीरता प्रदर्शित करने वाले ऐसे ही सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वें बीएसएफ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और इसे भारत की सैन्य शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार
आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो एक तरह से अलग है। ऑपरेशन के कुछ ही मिनटों में हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिनमें से 2 उनके मुख्यालय थे। भारत ने न तो किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नष्ट किया और न ही हमने कभी किसी एयरबेस को निशाना बनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को नष्ट किया जिन्होंने भारत की जमीन पर अपराध किए। शाह ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने उनका धर्म पूछकर मार दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में बीएसएफ की ऐतिहासिक भूमिका को भी रेखांकित किया। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। गृह मंत्री ने बीएसएफ और भारतीय सेना की साहस की सराहना करते हुए कहा कि ये समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब ये बल विश्व के सामने साहस और शौर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार की पहल पर सभी राजनीतिक दलों के 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाएंगे, जिनमें से 3 दल विदेश दौरे पर जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य दल जल्द ही रवाना होने वाले हैं। बचे हुए इन चारों दलों को आज विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सभी सांसदों और नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो पाकिस्तान की कारगुजारियों के सबूत भी दिखाए। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा और भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने रखने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जा रहा है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसद इस समय अपने मिशन पर हैं, जबकि बाकी 4 प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिन 4 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान का आचरण रहा है, तो इनोसेंट लोगों को मारा गया पहलगाम में, ये सारी बातें दुनिया को बताएंगे। और भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जिम्मेवार देश है और जिम्मेवारी से अपना काम करता है। The unity that you have seen across the spectrum in India is very real. There's a real understanding and a real commitment to taking the message out. So we're looking forward to this trip and जो हम चाहते हैं कि वो समझे हमारी स्थिति 40 साल से क्या हम सह रहे हैं उस तरफ से, और अभी पहलगाम में क्या हुआ और उसका जवाब वसूल।
सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 24 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा और 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा, तो वहीं 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा, तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा। 1 जून को यह डेलीगेशन यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा, तो अपने अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को गुयाना का दौरा करेगा, तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथोपिया जाएगा, तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है, बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की रणनीति किस तरह से कारगर नजर आ रही है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब घोष बाबू को किस्मत में जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है।
वाह घोष बाबू। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इस समय 3 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर हैं जो पाकिस्तान की कलई खोल रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। यूएई में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल भारत की बात रख रहा है तो जापान में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय दल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। इसी तरीके से डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रूस पहुंचा है जहां बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रूस पहुंचे दल ने वहां के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंस्को सहित कई तमाम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी की है। सभी मित्र देशों से भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भरपूर समर्थन मिल रहा है तो पाकिस्तान की सच्चाई भी दुनिया के सामने लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान के दौरे पर पहुंचे दल ने दूसरे दिन भी जापान के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। भारतीय दल ने पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे संरक्षण के सबूतों के साथ अपनी बात रखी। अपनी यात्रा के दूसरे दिन डेलीगेशन ने जापान के सांसदों, जापान की संसद के स्पीकर, जापान के पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा, एलडीपी पार्टी के महानिदेशक शिनाको त्सुचिया, भारत संसदीय मैत्री लीग के अध्यक्ष यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात की। जापान के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को खुलकर समर्थन जताया है। जापान इज ए स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया एंड बोथ कंट्रीज आर bound by similar values such as democracy and press freedom. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. India is extremely grateful to Japan for this. Countries that we are visiting now today, we only want to be sure that they are fully sensitized to our concern and that they are willing to support what is reasonable and what is viable in times to come. And that messaging, I think, is very clear. We hope that this will help us plan out things in future. सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है जहां इस दल ने अनवर गर्गश डिप्लोमेटिक अकादमी के महानिदेशक निकोले म्लादेनोव से मुलाकात की तो भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के सच को उजागर किया तो आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख से अवगत कराया। We met different dignitaries and everyone stood firmly with India. It was UAE who first tweeted and condemned this Pahalgam attack. And when we met these dignitaries, everyone supports is standing with India against this terrorism. Terror is unacceptable, whatever form it takes, and whatever ideological or religious basis it may claim to have. We all hope that we will work together, as we discussed today in the meeting, to make sure that narratives of extremism are not allowed to flourish. Wherever we talked about, they said an attack on India is an attack on UAE. We share common ethos. Our ethos are of non-violence. These are the words that are actually touching the hearts of 4.3 million Indians who believe that here is a country of UAE, that we are sitting here, and this is a country that gives out a message for the first time immediately within an hour that we stand against terrorism, we stand with India.
यूएई पहुंचे भारतीय दल ने अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया तो अबू धाबी में बने BAPS हिंदू मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंच चुका है, जहां इस दल ने रूस के प्रबुद्ध लोगों से बैठकें शुरू कर दी हैं। भारतीय डेलीगेशन ने रूसी संसद की विदेश मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई डेनिसोव, वहां की संसद के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लटस्की से मुलाकात की तो रूस के सांसदों के साथ भी बैठक की। इन बैठकों में भारतीय दल ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने के सबूत सौंपे तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। भारतीय नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान के असली चेहरे को समझना जरूरी है। The heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। मोदी सरकार की पहल पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है तो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया को अवगत करा रहा है। इन 3 दलों के अलावा जल्द ही 4 अन्य दल विदेश दौरे पर रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने के भारत के इस प्रयास पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष पाकिस्तान के खिलाफ मिशन पोल खोल, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई को भारतीय दल दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर SR तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, इसके अलावा प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, उपाध्यक्ष ORF के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तायल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरे आउटरीच प्रोग्राम का जो एक थीम है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है और पाकिस्तान कैसे आतंक को संरक्षण दे रहा है, इस बात को दुनिया को बताने में कितनी सफलता मिलेगी इस पूरे प्रोग्राम के तहत, इस पूरी आउटरीच के थ्रू? देखिए, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें 2 आयाम हैं इसके। एक तो पाकिस्तान की पोल खोलना, जैसे कहा गया, उसका पर्दाफाश करना कि किस तरह आतंकवाद की जड़ें वहाँ पर हैं, उसामा बिन लादेन वहाँ पर था, और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। 26 नवंबर 2008 और मौलाना मसूद और ये सब है। उसके बाद हमारी अपेक्षा क्या है हमारे मित्रों से कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आप सुधरिए। और भारत ने एक चेतावनी भी दी है कि अगर फिर कोई भी, प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कोई आतंकवाद की घटना भारत में होती है तो भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उस घटना को युद्ध की घोषणा समझा जाएगा। तो भारत के जो मित्र देश हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, ये 33 देश बहुत ही अच्छी तरह उनको चुना गया है। कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस समय बात यह है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो वहाँ कोई वैसा कोई रेजोल्यूशन वगैरह ना पास हो जाए। जुलाई में पाकिस्तान उसका अध्यक्ष होगा UN सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि वो बाय रोटेशन होता है अल्फाबेटिकली जी। वो सब देशों पे हमारे प्रतिनिधि मंडल और ये सर्वदलीय मंडल दल गए हैं। उसके बाद जो 2026 में जो नए 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स आएंगे उनसे भी बातचीत होगी जी। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल दबाव डाले, दूसरा जो भी और संस्थाएं हैं जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी, पाकिस्तान पहले उस पर ग्रे लिस्ट में था, वो हट गया 2 साल पहले, उसको अब दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे लाया जाए जी। तो देश देखिए जो हमारा दुर्भाग्यवश जो एक्सपीरियंस रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ तो सब बात करते हैं जी कि हम साथ खड़े हुए हैं, पूरे देश की बुल्श चाहिए और ये सब, पर जब भारत ने कोई एक कदम लिया, एक मजबूत कदम लिया और आतंक की फैक्ट्रियों पे जो हमला किया जी,
उस पर वो खुलकर भारत के साथ नहीं आए। देखिए ये बिल्कुल, ये एक एक्शन में कैसे वर्ड्स को तब्दील करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं एम्बेसडर ताहिल। मैं आता हूं आपके पास, प्रोफेसर पंत भी हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर पंत, क्योंकि जब डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचा है, वहां के लोगों से, वहां की सरकार के मौजूदा लोगों से, पूर्व के सरकार के लोगों से और वहां के तमाम थिंक टैंक से जब बात कर रहा है, एक चर्चा शुरू हो रही। कई बार एक घटना की चर्चा सीमित तरीके से होती है, लेकिन जब डेलीगेशन जाता है तो बृहद स्तर पर चर्चा होती। क्या इससे एक माइंडसेट में बदलने में एक मदद मिलती है कि आप सच तो जानिए, स्वीकारिए, मानिए और उसको आइसोलेट कीजिए? क्या एक बदलाव आप देख रहे हैं इस आउटरीच प्रोग्राम से? प्रोफेसर पंत जी देखिए, दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये कि आज का जो युद्ध है वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, वो बैटल स्पेस बहुत बड़ी है। नैरेटिव वॉर हम आज देखते हैं किस तरह से नैरेटिव्स को शेप करके आप एक पाकिस्तान आज तक ये नहीं मानता है कि उसने कोई गलती की है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ये नहीं मानता कि लगातार दुनिया भर के देशों ने उसको टारगेट किया है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कहीं पर उसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो भटकता रहता है और इसके कारण बार बार मुक्की खाता है। तो एक जो समस्या ये है कि उस नैरेटिव वॉर को हम कैसे फ्रेम करें, और उसमें जिसका आपने जिक्र किया, जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से नहीं हो रही है या दूसरे पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी से नहीं हो रही है, एक बड़े तबके से हो रही है जो नैरेटिव्स बनाता है, जिसमें कि मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, थिंक टैंक्स हैं, एकेडेमिया है। तो इन सब को मिलाकर आपको एक चेताना है दुनिया को कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई नहीं है। ये, जैसा पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है, कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ह्यूमनिज्म का इशू है, टेररिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म। तो वो मुझे लगता है उस बात को बात बढ़ाना, भारत का पक्ष रखना और ये कहना कि भारत का ये जो लड़ाई है, युद्ध है, ये पाकिस्तान से नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी से है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको पनपाया है उससे है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि वो अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से भारत को काउंटर करे, मुझे लगता है पहली बार एक बृहद तरीके से कोशिश ये हो रही है कि भारत दुनिया भर में जाकर अपनी बात प्रमुखता से रखे कि ये अब दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को समझाए। ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टेररिज्म की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। भारत अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, भारत टारगेट करेगा पाकिस्तान में बेसिस को। तो मुझे लगता है ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एम्बेसडर ताहिल, ये दो जो महत्वपूर्ण बातें प्रोफेसर पंत कह रहे हैं कि एक तो साहब ये कि एक प्रोएक्टिव कदम एक तरीके से उठाना भारत की ओर से ये पहली बार है। दूसरा ये कि भारत जिस तरीके से इन तमाम प्रयासों को कर रहा है, वो प्रयास पाकिस्तान वहां की आवाम के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। जब हम सबूतों के साथ में तमाम मित्र देशों के तमाम वर्गों से मिल रहे हैं, तो क्या ये बात और बेहतरी से स्थापित होती नजर आएगी? दुनिया के एक जनमानस में एक बदलाव की ओर एक हम उम्मीद कर सकते हैं एम्बेसडर ताहिल? जी हाँ, ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी है, उसमें बहुत सारे आतंकवादी, घोषित आतंकवादी हैं, वो सब पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। दाऊद इब्राहिम आज तक वहां छुपा हुआ है। तो दुनिया को पता है पाकिस्तान की असलियत, पर जो एक नई बात इस समय सामने आ रही है और जो भारत उसको भी दुनिया के सामने खुलासा करने का प्रयास करेगा कि ये आतंकवादी संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी से भी जुड़ी हुई हैं, आईएसआई उनको पाल रहा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टेररिज्म के जो आका हैं वहां पर, उनके खिलाफ भी भारत कार्रवाई करेगा। तो ये सब चीजें का पर्दाफाश करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से डेलीगेशन जो गया है वो कई लेवल्स पे बात करे, जर्नलिस्ट से बात करे, थिंक टैंक लोगों से बात करे, आर्मी एक्स आर्मी लोगों से बात करे, जो लोग वहाँ टेररिज्म से जूझ रहे हैं उन लोगों से बात करें कि ये केवल संस्थाएं जो पल रही हैं, पूरा एक एनवायरनमेंट इस तरह का पाकिस्तान समय है कि उसका डीप स्टेट दूसरे देशों को परेशान करने के लिए और भारत को ब्लीड बाय 1000 कट्स, इस तरह की उन्होंने एक विदेश नीति को अख्तियार किया है। और इसके लिए उनका खुलासा करना और उसका पर्दाफाश करना, जो गवर्नमेंट के बाहर के जो लोग जो भी पॉलिसी और बनाने में योगदान देते हैं, उनके सामने भी हम अपनी बात
पूरे जोर से रखे, इसका एक प्रयास है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रयास है प्रोफेसर पंत, क्योंकि जो बात एम्बेसडर तायल कह रहे हैं कि साहब जानते सब हैं सच्चाई क्या है। खुद वहां के रक्षा मंत्री स्वीकारते हैं कि बीते 3 दशक से हम कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या काम करते आ रहे हैं, या फिर उनके पूर्व विदेश मंत्री किस प्रकार से खुलासा करते नजर आते हैं कि साहब ये सच है कि हम एक तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। सब ये जब सच जानते हैं, उसके बाद जब एक्शन की बात आती है तो एक तरीके से लोगों के कदम रुक जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रयासों के बाद क्या हम तुरंत एक उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तमाम वैश्विक संस्थाओं में आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तब तो कम से कम साथ देने में लोगों को हिचक पैदा होगी? देखिए, ये जरूर मुझे लगता है, अगर कोशिश लगातार जारी, पहले भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो सफलता भारत की विदेश नीति की रही है पिछले दशक में, वो ये कि अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर पाकिस्तान बहुत ही आइसोलेटेड हुआ है पिछले एक दशक में। और खासकर अगर आप 1-2 देशों को छोड़ दें, चीन या तुर्की को छोड़ दें, उसके अलावा बहुत ज़्यादा देश ऐसे नहीं हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, जो भारत की तरफ से काफ़ी बार ये बात रखी गई कि दुनिया में आतंकवाद को लेकर इतना मनन होता है, इतना डिस्कशन होता है, इतनी मीमांसा होती है, लेकिन अल्टीमेटली कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकलता कि यूएन ने आज तक टेररिज्म को डिफाइन तक नहीं किया है। तो ये जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको उसमें कैसे भारत लीडरशिप ले सकता है। मुझे लगता है ये जो अटेम्प्ट है, ये एक लीडरशिप का भी अटेम्प्ट है कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान या भारत जो टेररिज्म झेल रहा है उससे रिलेटेड भी है, और एक जो ग्लोबल लैंडस्केप है कि वहां पर आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। जो सिविलाइज देश हैं, जो इस बात को मानते हैं कि टेररिज्म की कहीं पर किसी भी प्रकार से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कनेटिक तौर पर, नॉन कनेटिक तौर पर, डिप्लोमेटिक पर, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, जो कि ये लड़ाई इस मुद्दे को या इस विषय को निस्तनाबूद कर दे। मुझे लगता है वो जो लीडरशिप का इशू है वो भी इसमें नजर आता है कि भारत सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हम पीड़ित हैं आतंकवाद से, भारत ये कह रहा है दुनिया पीड़ित है, और जब तक पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। और भारत इसके लिए अब कड़े से कड़ा एक्शन लेने को तैयार है, बायलैटरली भी और एक मल्टीलैटरल कंसेंसस बनाने की भी अपेक्षा रखता है। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, आपको लगता है कि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, इसके बहस के बीच दुनिया बहुत लंबे समय तक फंसी रही, लेकिन 9/11 के बाद बहुत कुछ बदला। क्या ये एक मौका है, प्रोएक्टिव रोल जो भारत एक तरीके से आगे बढ़ के कर रहा है कि साहब समझिए ये भारत की दिक्कत नहीं है, ये पूरी दुनिया और मानवता की दिक्कत है, आतंकवाद जैसी और इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच। तो क्या कुछ एक बदलाव की अपेक्षा और उम्मीद दिखाई पड़ रही है? क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं वर्ल्ड की घटनाक्रमों में जहां से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। क्या उस दिशा में हम कुछ एक ब्रेक थ्रू देख सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो भारत को लड़नी होगी, और दूसरे देशों का समर्थन हमें मिलेगा, पर मैं नहीं मानता कि बहुत जल्दी कोई डिसाइसिव एक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के खिलाफ लेगी। पर ये दबाव हमें सस्टेन रखना होगा, बनाए रखना होगा, और पूरी दुनिया को भी एक चेतावनी देनी होगी कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो भारत बिना किसी ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हुआ है, इसीलिए वो खत्म ही नहीं हुआ है। पर मेरा अपना असेसमेंट है कि दुनिया अपनी परेशानियों से घिरी हुई है, और वो उनका केवल एक ही है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। उसके बाद वो इस पर्चले में नहीं पड़ना चाहते। ये दुर्भाग्यवश, पर हमें इसको फेस करना होगा कि इस कैसे दूसरे देशों का प्रेशर अगर पाकिस्तान पे पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने आप ही सब एक्शन लेना होगा। मैं समझता हूं कि भारत की जनता और भारत की सरकार और भारत की लीडरशिप अब ये समझ गई है। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, आपको लगता है कि क्या कुछ बदलेगा? तमाम हमारे प्रोएक्टिव कदम जो हम लगातार उठा रहे हैं, डिफरेंट फोरम्स पे हमने मिलिट्री एक्शन के भी आधार पे हमने बात की, हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या फौरी तौर पे बदल सकता है? क्या इकोनॉमिकली या आर्थिक मोर्चे पे नाकेबंदी करना एक बड़ा कदम है जिसमें हम शायद जल्दी कुछ होता देखें, या क्या एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे आने वाले वक्त में दुनिया के नजरिए में पाकिस्तान के प्रति और आतंकवाद के प्रति? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा है, मुझे लगता है जो आएगा, वो ये आएगा कि जब दुनिया भारत को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हुए देखेगी
तो कहीं पर दुनिया उसके साथ चलने को भी तैयार होगी। देखिए, जब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ सब कुछ सहन करने को तैयार हैं और एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं, तब तक ये दुनिया को भी उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस मुद्दे को उसी सतर्कता के साथ, उसी एग्रेशन के साथ उठाएंगे नहीं, तब तक दुनिया उस पर उतना केंद्रित नहीं होगी। तो मुझे लगता है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मिलिट्री एक्शन किया, उसके बाद डिप्लोमेटिक आउटरीच जो भारत कर रहा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनको हमको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अगर भारत कनेटिक एक्शन ले सकता है, भारत एक रिस्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तहत मिलिट्री और सिविलियन को टारगेट न करके सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट करके एक रिस्ट्रेन्ड मिलिट्री, कैलिब्रेटेड मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है, तो एक भारत दुनिया को चेता रहा है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दुनिया का मसला है, हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ जुड़े और इसमें अपना सहयोग करे। तो मुझे लगता है वो जो एक मैसेजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और वो मैसेजिंग कहीं पर जरूर असर करेगी। बिल्कुल। मिस्टर दयाल, भारत सक्षम है इस प्रकार की समस्या जब उस पर आती है तो उससे निपटने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर से अपने दुश्मन को भी बता दिया और दुनिया को भी दिखा दिया, लेकिन दुनिया की समस्या है, इसके लिए दुनिया को साथ आना चाहिए, तमाम देशों को साथ आना चाहिए। ये जो मैसेज है, ये जो नैरेटिव है, कम से कम ये कोई काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, हर जॉइंट कम्युनिके में आतंकवाद का जिक्र होता है। हमेशा हम ये मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाते हैं, हर बायलैटरल ग्रुप में उठाते हैं, हर चाहे G20 हो, किसी भी ग्रुप में, ब्रिक्स हो, उसमें उठाते हैं। पर जब एक्शन की बात आती है तब दुनिया देखती है कि हम भी देखते हैं कि दुनिया थोड़ा पीछे रह जाती है। और तो केवल ये बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। और भारत ने अभी ये दिखाया है कि देखिए, बातें तो ठीक है पर एक्शन की आवश्यकता है, और भारत एक्शन लेगा। और मैं समझता हूँ, जैसा प्रोफेसर पंत ने कहा, कि जब भारत एक्शन लेगा तो दूसरे देश भी चेतेंगे और भारत के पीछे खड़े होंगे, और एक लीडरशिप की बात भी आएगी कि आतंकवाद की लड़ाई में इस समय जो सबसे आगे जो देश है वो भारत है। और ये समस्या तो हर देश को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है जी। तो भारत के पीछे समर्थन बढ़ेगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक खबर भी दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को बर्लिन में अपने जर्मन समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। विदेश ने जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी की है डॉक्टर जयशंकर ने। उन्होंने बर्लिन में अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि भारत में आतंकवादियों के प्रति शून्य सहिष्णुता है। भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा, इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम जर्मनी का समर्थन करते हैं कि हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने का अधिकार है। तो अपने आप में ये बात सामने निकल के आई है। In the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadiful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadiful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं। India's security and global security. We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides,
and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. The fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. तो प्रोफेसर पंत सीधे कह सकते हैं कि जर्मनी का तो सीधे साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम साथ हैं और एक तरीके से भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ऑपरेशन सिंदूर को भी जस्टिफाई है। जी, मुझे लगता है जर्मनी और कई देशों ने थोड़े समय बाद, जब ऐसा पहले लग रहा था कि बहुत स्पष्ट तरीके से समर्थन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है पिछले जो भारत ने आउटरीच करी और उसके बाद एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो हुआ है उसमें कई देशों ने इस बात को स्पष्टता के तौर पर रखा है कि वो भारत के साथ खड़े हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उसी तरह समझा जिस तरह से भारत उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, जो कि उसकी सही तरीका है कि वो एक टारगेटेड अटैक टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट था और जो हमने टारगेट सेलेक्ट किए थे हमने उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, सिविलियंस और मिलिट्री को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान उसके उलट ये बताने की कोशिश लगातार करता रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध जैसी स्थिति है और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, पर मुझे लगता है दुनिया ने इस समय जो खासकर जर्मनी जैसे देश भारत के साथ खड़े जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान लगातार क्यों बचा हुआ है, किन बातों पर हो रहा है वार पलटवार, खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, उसके बारे में अगर बात करें तो पूर्वोत्तर में विकास का उदय एक तरीके से आज की बड़ी खबर थी। नॉर्थ ईस्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, साथ ही साथ पाकिस्तान पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर में तमाम सुरक्षा बलों की भूमिका का जिक्र किया और पाकिस्तान के खिलाफ मिशन पोल खोल जारी है। तमाम जो शिष्टमंडल है वो लगातार विदेश दौरे पे है और पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के सवाल खड़ा करने के मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान परस्त बताया है तो 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के अचानक दौरे पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी बिना अनुमति के बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के दौरे से भी विवाद पैदा हुआ था।
तो ये अपने आप में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार विवाद बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि सेना पे सवाल करना यह दिखाता है कि राष्ट्र विरोधी सोच है और इस प्रकार के बयान से पाकिस्तान को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों से अक्सर विवादों में बने ही रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि इस वक्त जब भारत को एकजुट होना है, उस वक्त राहुल गांधी ऐसे पाक परस्त बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों पर सवाल पूछने पर भाजपा ने राहुल गांधी पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं? यह बताइए कृपया करके, भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते रहे हैं कि ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी गई थी। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही ये समझौता पाकिस्तान से किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी की आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह समझौता शांति काल के समय का है। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बांग्लादेश में क्यों मचा हुआ है सियासी उठापटक। ये है क्या है पूरा सियासी बवंडर, इस खबर पे नजर ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यूनुस इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि अंतरिम सरकार के मुख्य सहयोगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार पर इस साल के अंत तक आम चुनाव कराने का दबाव बढ़ा दिया है। वहीं सेना प्रमुख भी जल्द आम चुनाव के पक्ष में है। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक फैज़ अहमद तैयब ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। और इस बीच बांग्लादेश से ये भी खबर आ रही कि वहाँ पर एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखने को मिली है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री I'm here। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।